सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति, इसका हिंदी अर्थ हुआ। सबसे पहले हम लोग सोशलिज्म जो वर्ड है उसके टर्म को समझेंगे। सोशलिज्म जो है उसका अर्थ होता है द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है कि द पॉलिटिकल आइडिया, सोशलिज्म है क्या? एक पॉलिटिकल आइडिया है, एक पॉलिटिकल विचार है दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, जो इस विश्वास पर आधारित है कि जितने भी लोग हैं वो सभी बराबर हैं और पैसे प्रॉपर्टी का सब में बराबर से बंटवारा होना चाहिए। क्या अर्थ है सोशलिज्म का? कि धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सभी सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं हम लोग? समाजवाद कहते हैं। आई बात समझ में? समाजवाद है क्या? द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। बात समझ में आ रहा है? तो समाजवाद है क्या, सोशलिज्म है क्या? कि धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सभी सदस्यों को समान मानना और राजनीतिक इस विचारधारा को क्या कहते हैं हम लोग? समाजवाद कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है। वैसे आप एक बात और जान लो कि शासन जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे आप एक से बड़े वाकिफ हो कि डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र। तो इसी तरह की कई एक सारी शासन होती है, उसमें से मैं 2-4 का नाम आपको बताए दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। जब नोबिलिटी शासन करे तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जब एब्सोल्यूट मोनार्क शासन करे, राजा, तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। जब डेस्क ऑफिशियल्स शासन करे तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जब ओल्ड मैन के द्वारा क्या हो, शासन हो, तो उसको जेरोनोटोक्रेसी कहते हैं। जब औरतें शासन करें तो उसको गाइनोक्रेसी कहते हैं, गाइनेकोक्रेसी कहते हैं। जब वर्स्ट सिटीजन, देश के सबसे बेकार किस्म के लोग जो हैं वो शासन करें तो उसको क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। जब मॉब के द्वारा शासन हो तो उसको मोवोक्रेसी कहते हैं। न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स के द्वारा शासन हो तो उसको नियोक्रेसी कहते हैं और मॉब के द्वारा शासन हो तो उसको ओक्लोक्रेसी कहते हैं। जब सबके द्वारा शासन हो तो पेंटिसोक्रेसी कहते हैं उसको, और जब वेल्दी पीपल के द्वारा शासन हो तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं, और जब चर्च अथॉरिटीज के द्वारा शासन हो तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रेसी के बारे में जाना कि कितनी तरह की क्रेसी होती है, कितनी तरह का शासन होता है। एक बार फिर से रिपीट कराया देता हूं। नोबिलिटी शासन करे तो एरिस्टोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्क निरंकुश राजशाही शासन को कहते हैं ऑटोक्रेसी, डेस्क ऑफिशियल्स के शासन को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ओल्ड मैन के शासन को कहते हैं जेरोंटोक्रेसी, वुमेन के शासन को कहते हैं गाइनेकोक्रेसी, वर्स्ट सिटीजन, बेकार, वर्स्ट सिटीजन्स के द्वारा शासन हो तो उसको कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। मॉब के द्वारा शासन हो उसको मोवोक्रेसी कहते हैं। न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स के द्वारा शासन हो तो उसको नियोक्रेसी कहते हैं, और मॉब के द्वारा शासन हो तो उसको ओक्लोक्रेसी कहते हैं। जब सबके द्वारा शासन हो तो उसको पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। वेल्दी पीपल के द्वारा शासन हो तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। चर्च अथॉरिटीज के द्वारा शासन हो तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है सोशलिज्म के अर्थ को हम लोगों ने जाना कि सोशलिज्म क्या है, कि वह राजनीतिक विचारधारा है जिसमें धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सभी सदस्यों को समान माना जाता है। धन और संपत्ति देश की जो भी होगी वो सब लोगों में समान बटेगी। ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं हम लोग? समाजवाद कहते हैं। और फिर हम लोगों ने अभी ये जाना कि किस किस तरह का शासन होता है और किन किन लोगों के द्वारा किस किस तरह के शासन को क्या क्या कहते हैं। ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसमें जो है वो रशिया के समाज की बनावट के बारे में बताई गई है कि उस समय जो है, मतलब समाजवाद आने से पहले रशिया के समाज की बनावट क्या थी। आपने नोटिस किया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरीके से फिलोसफर और ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी तो लोग प्रेरित होकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो लोकतंत्र की सरकार की डिमांड
करने लगे थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चेंजेस आई थी जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, और वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो वो आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, अब जो है द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव का युग। तो समाज जब राजशाही शासन का अंत हुआ, जब राजशाही शासन का अंत हुआ कहीं भी, चाहे फ्रांस में हुआ हो चाहे रशिया में हुआ हो, तो एक नए समाज की कल्पना लोग तो करेंगे ही कि अब कैसा समाज हो। अब राजा तो राज करेगा नहीं, तो अब कैसा समाज हो। तो उसी बात को जो है ये समझने के लिए कि वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी जिन्होंने नए समाज के रूप में क्या चेंजेस आएगा, नया समाज किस ढंग का होगा, इस विचारधारा को एक शेप देने का काम किया। इसके लिए आपको ये टॉपिक जानना जरूरी है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के इस चैप्टर में। सबसे पहली टॉपिक जो है वह द एज ऑफ सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव का युग। ध्यान से समझना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत में खूब चर्चा है ना, तो आप ध्यान से समझो, लाइन बाय लाइन करने जा रहे हैं हम लोग। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and the church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Rai and D'Erezio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn received these ideas of social change, societal change. तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने उन ताकतवर, उन पावरफुल विचारधाराओं के बारे में पढ़ा जो किसके बारे में थी, स्वतंत्रता के बारे में थी और समानता के बारे में थी, जो यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये विचार फैला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में जो है वो स्वतंत्रता की स्ट्रॉन्ग पावरफुल विचारधारा, समानता की पावरफुल विचारधारा जो है वो फैल गई। आई बात समझ में? क्योंकि जब राजशाही शासन का अंत हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो लोगों के अधिकार की, स्वतंत्रता की बात उठ गई थी। आई बात समझ में? तो प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में जो है वो फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए जो है वो आवाज उठने लगी थी, स्वतंत्रता और समानता की विचारधारा जो है वो फैलने लगी थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये संभावनाएं सामने आने लगी, ये संभावनाएं पैदा हो गई कि जिस स्थिति में पहले समाज था उसको बदला जा सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये स्थिति पैदा कर दी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये स्थिति पैदा हो गई कि अब लोगों को लगने लगा कि जो पहले समाज का जो स्ट्रक्चर था, नोबिलिटी, क्लर्जी, थर्ड स्टेट, है ना, वही लोग शासन करते थे, सारी चीजें वही करते थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये सब खत्म हुआ। तो कहीं एक जगह खत्म होगा तो दूसरे जगह के लोग तो प्रेरणा लेंगे ना कि भाई वहां खत्म हो गया तो यहाँ क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो सबसे पहले कौन सी विचारधाराएं फैली? फ्रीडम और इक्वालिटी की विचारधारा, पावरफुल आइडिया फैल गई पूरे यूरोप में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये संभावनाएं पैदा कर दी कि जिस तरीके से समाज का स्ट्रक्चर है, समाज का जो ढांचा है, उसको बदला जा सकता है, मतलब राजा को हटाया जा सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये विचारधारा आ गई लोगों में। जैसा कि आपने पढ़ा है कि बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का मतलब 1701 से 1701 से लेकर 1799 तक या 1800 तक, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी जो है वो मोटे तौर पर डिवाइडेड थी, स्टेट्स में और ऑर्डर्स में, श्रेणियां बटी हुई थी, लोगों की श्रेणियां बटी हुई थी कि ये लोग
इस कैटेगरी में है, ये लोग इस कैटेगरी में है, ये लोग नोबिलिटी है, ये लोग क्लर्जी है, ये लोग थर्ड स्टेट है। थर्ड स्टेट में भी 2 सेक्शन था, वेल्दी सेक्शन और पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास फैमिली सेक्शन। तो बिफोर द 18th सेंचुरी से पहले जो है वो सोसाइटी जो है वो मुख्य तौर पर स्टेट्स जागीर को कहते हैं, राजा उजा की संपत्ति को कहते हैं, एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली भू संपत्ति को स्टेट्स कहते हैं। तो इस बिफोर द 18th सेंचुरी के पहले जो है वो सोसाइटी जो है वो मोटे तौर पर स्टेट्स में बटी थी, श्रेणियों में बटी थी, और वो लोग एरिस्टोक्रेसी के लोग थे और चर्च के लोग थे जिनका शासन चलता था इकोनॉमी और सोशल पावर पर। एरिस्टोक्रेसी के हाथ में, उच्च कुलीन राजा महाराजा के हाथ में, चर्च के हाथ में शासन होता था, इकोनॉमिक शासन भी और सोशल शासन भी, सामाजिक शासन भी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा दिखाई देने लगा कि इन चीजों को बदला जा सकता है, इन चीजों को बदला जा सकता है। जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो शासन कर रही है, इकोनॉमिक पावर उसके पास है, सोशल पावर उसके पास है, उसको बदला जा सकता है, ऐसा लोगों को लगने लगा। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया को भी शामिल कर लो आप, तो दुनिया के कई हिस्सों में, यूरोप में और एशिया में भी नई विचारधाराएं जो है वो नागरिक अधिकार की और कौन शासन करेगा, ये विचारधाराएं फैलने लगी। इंडिया में राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व के बारे में बात करी, और बहुत सारे दूसरे सारे लोगों ने क्रांति के बाद में जो यूरोप में स्थिति पैदा हुई थी उसकी डिस्कस इन्होंने करी। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रिसीव्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। तो इस तरीके से कॉलोनीज में जो घटनाएं घटी, राजा को खार फेंका गया, नए समाज की स्थापना हुई, फ्रांस में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। तो इस तरह की जो घटी घटनाओं की वजह से, कॉलोनी में जो घटी घटनाएं, इससे क्या हुआ कि सोसाइटल चेंज में किस तरह का बदलाव आ सकता है, ये विचारधारा सबके दिमाग में आने लगी। एक जगह कहीं कोई चेंज आएगा तो उससे प्रेरणा लेंगे ना सब लोग। तो वही बात को आपको समझाने की कोशिश करी गई है अभी तक के इस चैप्टर में, कि प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में जो है वो फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए जो है वो आवाज उठने लगी, स्वतंत्रता और समानता की विचारधारा जो है वो क्या होने लगी, फैलने लगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बड़ा बदलाव लाकर इस बात की संभावनाएं पैदा कर दी कि सामाजिक संरचना को बदला जा सकता है, या यूं कह लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सामाजिक संरचना में बदलाव ला दिया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी से पहले समाज जो है वो ब्रॉडली, मोटे तौर पर स्टेट्स में, श्रेणियों में बटा हुआ था, और एरिस्टोक्रेसी और चर्च थे जिनके हाथों में इकोनॉमिक और सोशल पावर थी। सडनली रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा लगने लगा कि ये बदला जा सकता है, ये जो सत्ताधारी लोग हैं इनकी स्थिति में क्या हो सकता है, बदलाव आ सकता है, समाज के स्वरूप में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। यूरोप और एशिया को शामिल करते हुए देश के कई हिस्सों में नागरिक अधिकार और कौन शासन करेगा, किस तरह का शासन होगा, इस तरह की विचारधाराएं फैलने लगी। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोप की स्थिति थी, इन बातों पर विचार विमर्श किया, डिस्कस किया, और इस तरीके से कॉलोनीज में जो घटी घटनाएं थी उन्होंने क्या किया, सोसाइटल चेंज के विचारधारा को नई आकृति प्रदान करी, रिसेप किया, विचार को क्या किया, रिसेप किया। मतलब लोगों में अब ये समझ में आने लगा था लोगों को कि अब इस तरीके का भी बदलाव हो सकता है, राजा को हटाकर इस तरीके का बदलाव भी हो सकता है। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wishes for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. तो अब यूरोप में जो है वो सभी लोग नहीं चाहते थे कि पूरे तरीके से कंप्लीट जो है वो समाज का क्या हो, परिवर्तन हो।
समाज में परिवर्तन आया ना, तो यूरोप के कई सारे लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का परिवर्तन आ जाए। प्रतिक्रियाएं जो है, रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग अलग थी, रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग अलग थी। कुछ लोग ने स्वीकार किया, दोज हु एक्सेप्टेड, कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि कुछ चेंज तो जरूरी है, लेकिन ये चेंज जो होना चाहिए वो ग्रेजुअल शिफ्ट में होना चाहिए, धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए। अचानक से जो बदलाव आया तो बहुत सारे लोग इस बदलाव के पक्षधर नहीं थे, नहीं चाहते थे कि इस तरह का बदलाव आए। तो रिस्पॉन्सेज जो थी वो अलग अलग थी, प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग एक्सेप्ट किया कि ये चेंज जो है वो जरूरी थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए था। कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि तुरंत बदलाव आ जाए, कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स थे। मतलब कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए, कुछ लोग चाहते थे कि तुरंत बदलाव आ जाए। तो कुछ लोग कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब उनके अनुसार जो जैसा चल रहा है वैसा ही सही है, नया बदलाव वो नहीं चाहते। लिबरल्स कहते हैं उदारवादी को। लिबरल्स मतलब उदारवादी होता है, जो एकदम स्वतंत्र ख्याल होता है इनका, हाँ भाई बदलाव है तो सही है, धीरे धीरे हो जाए, बदलाव होना भी चाहिए, धीरे धीरे बदलाव होता रहना चाहिए, ऐसी विचारधाराएं होती हैं लिबरल्स की। और रेडिकल्स का मतलब होता है जो तुरंत बदलाव चाहते हैं, तुरंत किसी भी कीमत पर तुरंत हो जाए बदलाव। तो यूरोप में सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन के बारे में नहीं, वो पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। यूरोप में सभी लोग जो है वो पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि चेंज जो है वो जरूरी है लेकिन धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि पूर्ण रूप से ही बदलाव होना चाहिए, रेडिकली सोसाइटी जो है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स थे। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम? तो उस समय इन शब्दों के क्या मतलब थे, किन शब्दों के? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो इन शब्दों के उस समय में क्या मतलब थे? व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर? तो ये जो पॉलिटिक्स की ये जो विचारधारा है, धारणाएं हैं, जो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स की थी, इन विचारधाराओं में क्या फर्क था, वो कौन कौन सी बातें थी जो इनको आपस में जोड़ा करती थी, कौन कौन सी इन लोगों में बातें समान थी, ये आपको पढ़ने की जरूरत है, ये आपको जानने की जरूरत है। We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इन शब्दों के मायने, किन शब्दों के मायने? कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। इन शब्दों के मायने हर समय में एक जैसा नहीं था। ये आज अगर इन लोगों की सोच रूढ़िवादी है तो कल बदला भी, रूढ़िवादी रहे ये लोग लेकिन कुछ बदला भी। तो इन शब्दों के क्या मायने हैं, राजनीति की इन विचारधाराओं को, इन राजनीति की इन विचारधाराओं में क्या फर्क था, वो कौन कौन सी बातें थी जो इनको आपस में जोड़े रखती थी। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि इन शब्दों के मायने एक से नहीं थे, हर समय में, हर परिधि में, हर कॉन्टेक्स्ट में एक जैसे नहीं थे। तो चलिए, वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। अब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो उसको बताने का काम किया गया है। वी विल लुक ब्रीफली, हम लोग संक्षेप में देखेंगे कि उन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस, उन महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं में बदलाव को देखेंगे जो 19th सेंचुरी में हुआ। क्या देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में? संक्षेप में इस चैप्टर में वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन। हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, जो कि 19th सेंचुरी में थी, और देखेंगे कि किस तरीके से उन राजनीतिक परंपराओं ने बदलाव को प्रभावित किया। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और फिर पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ने बदलाव ला दिया। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे उस ऐतिहासिक घटना पर जिसमें पूर्ण रूप से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करी गई। समझ रहे हो ना क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? थ्रू द रिवॉल्यूशन in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 19th century. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में समाज के शेप बदलने में, समाज के शेप को चेंज करने में सोशलिज्म जो है, समाजवाद जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारधाराओं में से एक हो गया। जब समाज बदला, जब राजा का शासन हटा तो समाजवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक हो गया कि समाजवादी आना चाहिए। ऐसी विचारधाराएं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं किस तरह का रूल होना चाहिए, लेकिन समाजवादी विचारधारा जो है उनमें से एक थी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब जो आप 1.1 में जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। कुछ लोगों ने जो स्वागत किया, कुछ लोगों ने जो बदलाव का स्वागत नहीं किया, कुछ लोग लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे। तो रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, वो कौन सी बातें थी जो इन लोगों में समान थी, अलग अलग जो है वो अब हम लोग इन शब्दों के मीनिंग को समझेंगे। शुरुआती कोई 13 लाइन जो है वो लिबरल्स के बारे में है, उसके बाद जो है वो 6 लाइन जो है वो रेडिकल्स के बारे में है, और फिर उसके बाद कंजर्वेटिव्स के बारे में है। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लिबरल्स क्या थे, उनकी सोच क्या थी, तो उसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो आप ध्यान से समझो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England. Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise. That is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. तो अब इतना जो मैंने अभी आपको रीड करके बताया, ये सब लिबरल्स की खासियत थी। तो अब एक एक लाइन करके हम लोग हिंदी समझेंगे कि वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो समाज के परिवर्तन के समर्थक में एक ग्रुप किसका था? लिबरल्स का था। समाज के परिवर्तन के पक्षधर थे ये लोग, चाहते थे कि समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। और 3 ग्रुप में से एक ग्रुप क्या था? लिबरल्स का था। लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो, एक ऐसा राष्ट्र हो जो सारे धर्मों की समान रूप से इज्जत करे। हमें याद रखना चाहिए कि उस समय यूरोप में, यूरोपियन स्टेट्स में जो है वो किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। धर्म संबंधित क्या थी? भेदभाव थी। तो एक ही धर्म को क्या किया जाता था? महत्व दिया जाता था। जैसे कि ब्रैकेट में करके बता रखा है कि ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करते थे, ब्रिटेन के लोग इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करते थे, और ऑस्ट्रिया और स्पेन के लोग जो है वो कैथोलिक चर्च फॉलो करते थे। कैथोलिक चर्च की बताई गई बातों को क्या करते थे? वो फॉलो करते थे, उनका अनुसरण करते थे। तो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर में एक ग्रुप किसका था? लिबरल्स का था। लिबरल्स एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की इज्जत करे। आपको ये बात याद रखना चाहिए कि यूरोपियन स्टेट्स जो है वो क्या था? किसी एक ही धर्म के को ही ज़्यादा महत्व दिया करता था। ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करती थी, समर्थन देती थी। तो ऑस्ट्रिया और स्पेन के लोग जो हैं वो कैथोलिक चर्च को समर्थन देते थे, उनके बताए राह पर चलते थे। लिबरल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक रूलर्स ये हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी डिस्कस किया था कि डायनेस्टिक रूलर्स वो रूलर्स होते हैं, मतलब वंशानुगत शासक। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे किसी भी तरह का शासन करेगा उसको कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये लिबरल्स लोग जो थे वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर पर, मतलब वंशानुगत जो चली आ रही है इनकी शासन, वंशानुगत शासन जो इनकी चली आ रही है उसके विरोधी थे। वो चाहते थे कि ये रूल जो है, जो अनकंट्रोल्ड है, जिस पर कोई शासन
जिसके शासन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये शासन ही खत्म होना चाहिए। लिबरल्स ऐसा चाहते थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के अधिकार की सुरक्षा करे, बचाए, उसको सेफ गार्ड करने का काम करे। सभी लोग समान हो, सभी लोगों के पास अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, और इस बात का ख्याल कौन रखे? गवर्नमेंट रखे। लिबरल्स चाहते थे कि सरकार में, पार्लियामेंट में, लिबरल्स चाहते थे कि सरकार में, संसद में मतदान द्वारा चुने गए, वोट के द्वारा चुने गए, मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों। सरकार में राजा महाराजा नहीं हो। लिबरल्स चाहते थे कि सरकार में, संसद में मतदान द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हों। ये प्रतिनिधि, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कानून के मुताबिक, कानून के अधीन रहकर काम करें। ये लोग क्या करें? कानून के अधीन रह के काम करें। ये लोग किसी, ये जो प्रतिनिधि लोग हैं वो किसी राजा, शासक, अफसर के प्रभाव से मुक्त हो। वो चाहते थे कि जिन कानूनों के नीचे या अधीन हैं वो कानून जो बनाया जाए, जो कानून के अंदर ये इनके रिप्रेजेंटेटिव काम करे सरकार में, वो चाहते थे कि उन कानूनों को कौन बनाए? वेल ट्रेंड लोग बनाए। वेल ट्रेंड क्या बनाए? लोग बनाए। वेल ट्रेंड सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा वो कानून बनाया जाए, और ये प्रतिनिधि मानवाधिकार की क्या करे? रक्षा करे। तो लिबरल्स क्या क्या चाहते थे? फिर से रिपीट करा रहा हूं आपको। लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जहां पर सब धर्मों की समान इज्जत हो, जो अनकंट्रोल्ड पावर है डायनेस्टिक रूलर्स का। पावर को पार पढ़ते हैं, ठीक है, दरअसल हम लोग भी पावर ही पढ़ देते हैं, लेकिन पार पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो अनकंट्रोल्ड पावर है डायनेस्टिक रूलर्स का, उस पर नियंत्रण हो, वो खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि लोगों के अधिकार की क्या हो? रक्षा की बात हो, गवर्नमेंट जो है वो इसकी रक्षा करे। वो चाहते थे कि हमारे, मतलब हम में से चुने हुए लोग जो है वो सरकार में हो। लिबरल्स क्या चाहते थे कि प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि सरकार में हो, चुनाव के द्वारा ये चुनकर पहुंचे उस सरकार में, क्या करें? और वेल ट्रेंड जुडिशरी, जो सुप्रशिक्षित जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो कानून तय करे, उस कानून के अंदर काम करे, किसी राजा महाराजा ऑफिसर के अंदर ये काम ना करे। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे और हमारे रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, हमारे अधिकारों का ख्याल रखे। ये लिबरल्स चाहते थे। लिबरल्स की खासियत समझ में आई? आगे भी है। अब हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे। चाहते जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लोग लोकतंत्रवादी थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये लोग जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, मतलब सार्वभौमिक दुनिया भर में मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार हो, इसके पक्षधर नहीं थे। लिबरल्स चाहते थे, लिबरल्स ने महसूस किया कि जो लोग प्रॉपर्टी होल्डर हैं वही वोट करें, और लिबरल जो है वो औरतों के लिए वोट नहीं करना चाहते थे। तो लिबरल्स की खासियत समझ में आई कि समाज में परिवर्तन के पक्षधर में एक ग्रुप था लिबरल का। लिबरल एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की इज्जत करे। आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन स्टेट्स में किसी भी एक धर्म को लेकर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करता, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करता। लिबरल जो है वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड ताकत से क्या करना चाहते थे? निजात पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिविजुअल राइट्स की गवर्नमेंट क्या करे? सुरक्षा करे। वो उन्होंने प्रतिनिधि के बारे में बहस करके बताया कि सरकार में हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए जो मतदान द्वारा चुने जाने चाहिए, जो कानून के अधीन काम करे, और ये कानून जुडिशरी सिस्टम तय करे, वेल ट्रेंड जुडिशरी सिस्टम तय करे। वो जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनके, वो रूलर्स ऑफिशियल से क्या होंगे? मुक्त होंगे। हालांकि ये लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे, और ना ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार, एडल्ट मताधिकार मतलब सबको वोट देने के अधिकार के पक्षधर नहीं थे। इन्होंने महसूस किया कि जो लोग संपत्ति वाले हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और ये लोग वुमेन के लिए वोट देना नहीं चाहते। तो ये थी लिबरल की खासियत, लिबरल्स की खासियत, उदारवादियों की खासियत। अब देखो रेडिकल्स, ठीक है। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factories owners. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few.
अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। रेडिकल्स की खासियत क्या है वो आप ध्यान में रखना। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, रेडिकल्स जो थे वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो कि मेजोरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जिस तरह का शासन चाहती है उस तरह का सरकार चाहते थे ये लोग। समझ में आ रहा है कि जो ज्यादा, जिस तरह का शासन ज्यादा से ज्यादा जनता फॉलो करे उस तरह का शासन होना चाहिए। वो लिबरल्स के क्या थे, विपरीत थे। उन्होंने, अब देखो, वुमेन के लिए वोट देने की बात किसने नहीं करी, लिबरल्स ने। अब ये लोग जो हैं, जो रेडिकल्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट को। इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। औरतें जो आंदोलन कर रही थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार हो, इनको उन्होंने सपोर्ट किया। लिबरल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं। अंतर समझ लेना। लिबरल्स के विपरीत जो है वो लोग जो है वो लैंड ऑनर्स को और वेल्दी फैक्ट्रीज ऑनर्स के पास जो संपत्ति थी उसके वो क्या थे, विरोधी थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कुछ ही लोगों के पास जो संपत्ति थी इसके विरोधी जरूर थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे लोग, अच्छी बात है, लेकिन सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। कुछ ही लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं और सबको वो दास बनाकर रखे, ये वो नहीं चाहते थे। तो रेडिकल्स की खासियत समझ में आई। अब हम लोग कंजर्वेटिव के बारे में जानेंगे। Conservatives were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been regularly opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब हम लोग कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुराने ख्याल के लोग थे, वो लोग रेडिकल्स और लिबरल्स के भी अपोज थे। वो लोग रेडिकल्स के भी विरोधी थे और लिबरल्स की सोच के भी विरोधी थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स ने ये माना कि हाँ, कुछ बदलाव की जरूरत है। रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो बदलाव के विपरीत होते हैं, बदलाव चाहते ही नहीं है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपको याद हो कि मैंने आपको कहा था कि लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव सबकी विचारधारा हर समय एक जैसी नहीं थी, बदली वो। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले ये बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इन्हें भी लगा, इन्हें भी बदलाव की जरूरत जो है वो स्वीकार होने लगी। अर्लियर, शुरुआत में, इन द 18th सेंचुरी, कंजर्वेटिव जो है वो बदलाव के क्या थे, विरोधी थे, बदलाव नहीं चाहते थे ये लोग। बाय द 19th सेंचुरी उन्होंने एक्सेप्ट किया, 19th सेंचुरी के अंत आते आते तक एक्सेप्ट किया कि हाँ, कुछ बदलाव तो चाहिए। लेकिन उनका विश्वास था कि बदलाव हो लेकिन पास्ट की इज्जत करी जाए। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, उसकी इज्जत करी जाए और बदलाव जो है वो धीरे धीरे हो। कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे। तो कंजर्वेटिव्स की खासियत समझ में आई। तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोजिट थे, अपोज करते थे उनका। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो कंजर्वेटिव्स ने भी ये माना कि हाँ भाई, बदलाव की जरूरत है। शुरुआत में 18th सेंचुरी के शुरुआत में कंजर्वेटिव्स जो हैं वो रूढ़िवादी सोच वाले जो लोग बदलाव के क्या थे, विरोधी थे। लेकिन 19th सेंचुरी तक उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, बदलाव ज़रूरी है। लेकिन उनका मानना था, उनका विश्वास था कि पास्ट की इज्जत होनी चाहिए और बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव्स की खासियत थी। आगे जाकर ये वर्ड सब बहुत आएगा। सच डिफरिंग ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. इस तरह की जो अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग विचारधाराएं मतलब उनके अनुसार समाज का इस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। इससे आपस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में क्या हुआ, खटर पटर होना शुरू हुआ, उथल पुथल होना शुरू हुआ। एक ही देश के लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं तो समाज का निर्माण कैसे होगा? निर्माण तो भाई फिर उसी सूरत में होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो ये जो डिफरिंग आइडियाज थी सामाजिक बदलाव को लेकर, ये जो अलग अलग विचार थी, इसकी वजह से जो है वो उथल पुथल हुई, उतार चढ़ाव आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रशियन समाज में। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स। तो 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और राष्ट्र के रूप में जो अंतर था कि बहुत सारी कोशिश है राष्ट्र के रूप में किस किस तरह की अंतर होना चाहिए, कौन कौन सी बातें अपनाई जानी चाहिए,
कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स की बातें आप ध्यान में रखो। तो 19वीं सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और राष्ट्र के रूप में अंतर की बहुत सारी कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। विचार होगा, डिस्कस होगा, तभी तो लोग आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे। तो 19वीं सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और राष्ट्र के रूप में अंतर की बहुत सारी कोशिशों ने जो है वो इन सभी राजनीतिक धाराओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। लोग अब क्या होने लगे थे, आश्वस्त होने लगे थे। हाँ भाई, अब हर विचारधारा की लिमिट को भी वो जान रहे थे, खासियत को भी जान रहे थे। तो चलो पहले आज इस क्लास में इतना ही। आप इसको एक बार रिवाइज करो, फिर देखते हैं जो दिक्कत होगा आगे बताया जाएगा। आगे हम लोग दूसरे दिन करेंगे, दूसरी क्लास में।